बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना, मेरे साथ मौजूद हैं और मैं हूं शहरबानो आवार। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। हम 2 घंटे आपके साथ होंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये 2 घंटे जो हैं वो बहुत अच्छे हों, प्रोडक्टिव हों, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप इससे एंजॉय भी करेंगे। तो जी एंजॉय बिल्कुल। से और याद आया, आज बारिश हुई है, आज बारिश हुई है, मैं भी यही बात करने वाला था कि होपफुली आज की सुबह जो है वो काफ़ी खुशगवार। पुरसुकून खुशगवार होगी लोगों के लिए, क्योंकि आज सुबह सुबह स्मोक दिखने के लिए नहीं मिली और बड़ा अच्छा मौसम रहा है। आज ड्राइव का भी मज़ा आया जी, दफ्तर आते जी वक्त हाँ, और बड़ा हर वक्त साफ पुरसुकून सुथरा सा, माहौल था। और वो कोई किसी किस्म की कोई गर्द और आलूद हवाएं नहीं चल हवाएं रही नहीं थी और कोई स्मोक की स्मेल नहीं आई। आज जो है वो अच्छी सी, जैसे बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, वो वाली अच्छा, खुशबू मैं आ रही एक बात पे हैरान होता हूँ, पता नहीं वो मुनीर नियाज़ी का एक शेर है कि इस मुल्क पर असेब का साया है क्या क्या है कि हरकत तेज तर सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। हाँ। मतलब हम लोगों को हमेशा देर से क्यों अकल आती है, मुझे ये समझ नहीं आती है। हाँ। जब जितना अरसा स्मोक रही है और जो मत मार के रखी है उस मौसम ने, और जो सांस लेना मुश्किल हो गया था, जैसे ही इमरजेंसी नाफिज हुई है सब इन्होंने लोग बाहर निकल गए। नहीं, जैसे ही इन्होंने कोई एक्शन लिया बारिश हो गई अगले दिन। नहीं, उसके अलावा रात इतने में दिन से क्यों झेल रहे थे हम लोग इस स्मॉग को, पहले ही आप कर देते सारे ऐसे ये रात को इंतजाम। जब मैं बाहर निकली एक काम से, तो मैंने देखा कि इतनी गाड़ियां, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी, कैसे वीकेंड लग रहा था, वीकेंड का माहौल था। मैंने कहा सब लोगों के लिए वीकेंड ही है। हाँ, हमारे लिए वीकेंड नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए वीकेंड है, क्योंकि वैसे जिन लोगों हम को छुट्टी है। सबको बहैसियत कौम जो है ना एजुकेट करना भी बड़ा ज़रूरी है, और इसकी जिम्मेदारी हमारे उलमा कराम, हमारे उसातिज़ा और हमारे जो हुकूमत वक्त है उस पर होती है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों को। कई बार हम एक्शंस लेते हैं और फिर एक्शंस इस तरह के लेते हैं कि जिससे जो नॉर्मल रूटीन है लाइफ की वो भी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। ज़रूरी इकदाम ज़रूर करें। अजीम, ये कहा जा रहा था कि दुआ करें कि बारिश हो जाए, क्योंकि जब ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था तो उस वक्त लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि लोगों के बिजनेसेस जो हैं वो ठप हो रहे थे। वो कह रहे थे कि 3 दिन अगर हमारा बिजनेस बंद रहेगा, हमने लोगों को सैलरीज तो पूरी देनी है, लेकिन किस तरह से हम सर्वाइव कर सकेंगे। तो ये बारिश मेरे ख्याल से उन लोगों की दुआ है, उन लोगों की कोई बहुत दिल की दुआ निकली है कि या अल्लाह बारिश अता कर। क्योंकि बारिश एक तो ज़रूरी इसलिए थी कि ये कहा जा रहा था माहिरीन की जानिब से कि अगर बारिश हो जाती है तो जो है स्मोक की फ़ज़ा वो छट जाएगी। तो अब ये शुक्र है अल्लाह का कि आज बारिश हो रही है और आपको मौसम में बकायदा तब्दीली महसूस हो रही है। बिल्कुल बकायदा सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी से, क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज से मुझे ये ताने सुनने को मिल रहे थे कि भाई इतनी सर्दी तो है नहीं जितनी आप तैयारी करके फिरते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं, क्योंकि कुछ लोग मेरी तरह से होते हैं, जरा ओवर स्मार्ट कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस, मैं भी थी ऐसी, लेकिन इस तरह आप से कुछ ज्यादा ही हैं। कि बजाय आप बीमार पड़े, अचानक मौसम तब्दील हो, तो आप पहले से ही तैयारी शुरू कर दें, आप पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाएं। जैसे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली मदर्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए ऐसे करती हैं। लाइक उनको फील होता है ना कि लाइक सर्दी हो रही है, तो अपने बच्चों को बहुत से स्वेटर्स पहना देती हैं। अगर उनको फील होता है ना गर्मी हो रही है, तो वो बहुत से एसी, फैन और उनके कपड़े जो है लाइट कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पे आप चाहते हैं कि सारा जो स्टूडियो का माहौल है ना वो बिल्कुल आपके मिजाज के मुताबिक कर दिया जाए कि बहुत ठंड हो गई है, लेकिन आज वाकई में ही ठंड है। आप देखें बहुत सारे लोगों को आज ठंड लग रही है, आज ठंड लग रही है। चले जी, ये अच्छी बात है। और अब हम प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और अब अच्छी बात के बाद ज़रूरी बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात है वो वही है कि जी फ़लस्तीन जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त सबके सामने है। आज इसराइली जारहियत का 35वां दिन है। गजा पट्टी में सहूनी फौज का होलोकॉस्ट मुसलसल जारी है। निहत्ते फ़लस्तीनियों को वहशियाना बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। गजा को खुराक, पानी और अद्वियात की तरसील बंद है। पानी के प्लांट्स तबाह कर दिए गए हैं। साफ पानी तक रसाई नहीं है। जुल्म की इंतहा ये है कि पानी की कतार में खड़े मासूम बच्चों पर बम बरसाए जा रहे हैं। बिल्कुल, वो वीडियो देखिए, इतनी वो तकलीफ दे वीडियो है कि बच्चे पानी लेने जा रहे हैं और ये यजीदी जो कौम है सेहोनी बर्बरियत का निशाना बना रही है मासूम बच्चों को। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 15 लाख बेघर अफराद कैंपों में मौजूद हैं और कैंप्स में 600 अफराद के लिए सिर्फ एक वॉशरूम है, यानी एक वॉशरूम की सहूलत है। और सेहत का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह चुका है। ईंधन की बंदिश से कैंसर अस्पताल समेत मुतादिद तिब्बी मराकज़ बंद हो चुके हैं। डायलिसिस मशीनें ख़राब हो चुकी हैं। बच्चों की बात की जाए तो हमने कल और परसों ये भी बताया था कि क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वहाँ पर तिब्बी जो इमदाद है वो नहीं पहुँच पा रही, तो उस वजह से अद्वियात की किल्लत की वजह से इनक्यूबेटर्स में जो बच्चे मौजूद हैं उनकी अमवात होना शुरू हो गई हैं। सहूलियात का फुकदान है और जिसकी वजह से लोगों को इन्फेक्शन होना शुरू हो गए हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अक्टूबर के वस्त से इस हाल के 3550 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद 5 साल से कम उम्र बच्चों की है।
गाजा में कैंसर, अमराज कल्ब, शुगर और दीगर संगीन बीमारियों में मुब्तला 3.5 लाख मरीज, 50,000 से जायद हामला खवातीन भी इलाज के बगैर तड़पने पर मजबूर हैं। तो जी हौलनाक सूरत हाल है, मनाजिर आपने भी देखे हैं और जो सीधा सीधा पॉइंट्स, जो अहम नुकात हैं इस सारे मामले को लेकर, वो आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं कि जंग बंदी के लिए आलमी सिफारती कोशिशें ताहाल जारी हैं। कतर की सालसी में 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 दिन की जंग बंदी के लिए हमास और इसराइल में मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। जंग के खात्मे के बाद इसराइली फौज का एक हिस्सा गजा में रहेगा, ये व्हाइट हाउस की जानिब से एलामिया जारी किया गया। G7 ममालिक ने गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी पर जोर देते हुए फ़लस्तीन के तनाज़े के हल के लिए 2 रियासती हल को नागुज़ीर करार दे दिया है। और उसके साथ साथ गजा में वबाई अमराज फैलने लगे हैं। आलमी दायरा सेहत ने वार्निंग जारी कर दी है कि इसराइली फौज ने दावा किया है कि हमास ने शिमाली गाजा का कंट्रोल खो दिया है। जी बिल्कुल, और तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। साबिक सिफारतकार नायला चौहान साहिबा सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है। नायला साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन दिल बहुत दुखता है। ये जो कुछ हो रहा है, ये इंसानियत के खिलाफ जो। बिल्कुल जी। नाला साहिबा, अगर बात की जाए इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुतालबा किया है कि गजा में जंगी जराइम पर इसराइल का एहतसाब किया जाए। क्या लगता है आपको, कोई इसराइल का एहतसाब कर पाएगा? क्योंकि अभी तक जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, खुलकर कोई उसकी मुखालफत ही नहीं कर रहा, हिमायत भी नहीं कर रहा और मुखालफत भी नहीं कर रहा। नहीं, मुखालफत तो कर रहे हैं। ये तो मैं नहीं कहूँगी मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन मुखालफत का क्या मतलब है? या तो आप उनके साथ जंग में शामिल हो जाए, हम्म। और या आप जो है जिस तरह सियासी तरीके से उनकी मजम्मत करें। खुद शामिल होना मुनासिब नहीं, क्योंकि इस तरह जंग और बढ़ेगी और कत्ल गारत बढ़ेगा, जुल्म बढ़ेगा। सियासी तरीके से ही आप इस पे उन पे दबाव डाल सकते हैं। उनका क्या इसमें मंसूबा है, वो भी दुनिया जानती है। वो रुकने वाले नहीं है। जी उन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन को अब्यूज किया है। जी नॉट दैट द बेल्फोर डिक्लेरेशन वाज एनी गुड, बट दे हैव मेड इट वर्स। और अभी आप देखें, आप मीडिया में हैं, ज्यादातर मैं इधर उधर जो देखती हूँ, हमास और इसराइल की जंग की बात है। कोई नहीं कह रहा कि इसराइल और फलस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, Hamas is just one small body that reacted, but it is, वो तो पूरे फलस्तीनी कौम के खिलाफ जेनोसाइड कर रहे जी हैं। वो हमारा मीडिया उस तरह वो न्यूज नहीं, क्योंकि हमें जो फीड इन हो रहा है वो उन्हीं के प्रोपेगेंडा से हो रहा है। सो हम इधर बैठे हुए मजम्मत करते हुए भी उन्हीं के अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय अपने अल्फाज इस्तेमाल। जी, ये मेरा पॉइंट था। ये हमास और इसराइल की जंग नहीं है, ये फलस्तीन के वजूद की जंग है। नायला साहिबा, इसलिए अभी हमें जैसे आपने बड़ा बोला कि मतलब मोहतात बेलफर्ड होना। अकड़ का आपने जिक्र किया कि बेलफर्ड अकड़ को अब्यूज़ किया जा रहा है, तो ब्रिटेन वाज मीडिएटर, तो ज़्यादातर जिम्मेदारी अब ब्रिटेन पे ही आयद होती है कि वो इस मामले में कोई पेशरफ्त के लिए, सीज़ फायर के लिए कोशिशें करें। कोई सीरियस एफर्ट वहाँ से नज़र नहीं आ रही है, उल्टा इसराइल का साथ दिया जा रहा है, बर्बरियत का साथ दिया जा रहा है। दूसरी जानिब ये भी है कि जी कतर की जानिब से सालसी की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट 3 दिन की जो सीज़ फायर है वो हो सके, 3 दिन के लिए जंग बंदी का इम्कान है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई कोशिश, ऐसे कोई मुज़ाकरात कामयाब होंगे? जी देखिए, थोड़ी-थोड़ी कामयाबियाँ तो आपको नज़र आ रही हैं, और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये हुकूमत बरतानिया पे जो है सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। लेकिन अभी बरतानिया की हालत आप खुद देख लीजिए, ना और इक़्तिसादी तौर पे, ना वो पॉलिटिकली उनका वो क्लाउट है जो कि जब आप ग्रेट ब्रिटेन कहते थे, अब जी, ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, अब जो है बरतानिया है। या सो उनकी वो क्लाउड नहीं है जो उस वक़्त थी 1947 में। जहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स की बात है, आप देखिए कि उधर पहले तो वो उसके हक में थे, अभी भी हक में हैं, लेकिन साथ-साथ अब उनको ये भी एहसास हो रहा है कि इतनी ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ को आप इस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते। सो यूनाइटेड स्टेट्स भी यही कह रहा है कि टू नेशन जो है वो अब एक रियलिटी है।
और जी, इज़राइल क्या रुकेगा? हम्म। ये हमें सोचना है। और उसमें फ़लस्तीन जिस तरह हमास ने रिएक्शन किया, ये इज़राइल की गलतफ़हमी है। देखिए, ये फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगी अपने घर के लिए जी। लड़, इज़राइली ऑक्यूपेशन के लिए ये वायलेंस कर रही, नायला जो साहबा, अपने इतलात घर ये और भी अपनी हैं कि जान को इसराइली बचाने फ़ौज अपने जंगी जराए में अंधी होकर गज़ा में जो है ज़मीनी रास्ते से भी दाखिल हो गई हुई है। और सिफारती अमूर के जो एज़ अ सिफारती अमूर के माहिर, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? क्योंकि ये तो अगर हम बात करें जंगी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खुलेआम तमाम चीज़ों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो आखिर चाहता क्या है इज़राइल? देखिए, वो तो जो प्रीटेक्स्ट दे रहे हैं ना, क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी थी 7 अक्टूबर का जो हमास का मिशन था। हुँ। क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं था कि जो कौम अपनी ज़िंदगी और अपने हक़ खुद इरादी के लिए लड़ती है, उसके अज़ाइम बहुत जो है ना वो कवी होते हैं। सो जब ये उनकी हमास की कामयाबी हुई, तो इज़राइल की नदामत हुई। वो अब चाहते हैं कि जो अंडरग्राउंड टनल्स जो इन्होंने बनाई हुई थी फ़लस्तीनियों ने, क्योंकि सारा वक़्त तो ये ऊपर से बमबारी करते रहते थे। उन्होंने अपने बचाव के लिए नीचे अंडरग्राउंड चले गए हुए थे, उन्होंने अंडरग्राउंड अपना पूरा शहर कर दिए हुए थे, टनल्स बना दिए हुए थे, टनल्स के एक्सेस टू हॉस्पिटल्स, टू स्कूल्स वो सब उन्होंने कर लिया हुआ है। अब ये ऑन लैंड आए हैं अंडर द प्रीटेक्स्ट कि हम इन टनल्स को खत्म करेंगे, हुँ। ताकि ये इधर छुप ना सके। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अब वो उनको पुश आउट कर रहे हैं और मिस्र के ऊपर वो ज़ोर डाल रहे हैं कि सिनाई में उनको एक रेफ्यूजी कैंप दे दिया जाए, जी। जहाँ पे ये सारे फ़लस्तीनियों को वहाँ निकाल के छोड़ दें और गज़ा के ऊपर काबिज़ हो जाएँ। सहराए क्या सिनाई ये की वाक़ई जानिब धकेला काबिज़ जा हो रहा है सकेंगे, ये यकीनन अल्लाह जानता है। फ़लस्तीनियों को और बिलख़ुसूस अहले गज़ा को। ये कहिएगा मैम कि ओआईसी के मुतअद्दिद इजलास इससे पहले भी हुए, अभी एक और तारीख सामने है। कोई उम्मत मुस्लिमा का क्लियर कट स्टांस सामने अभी तक नहीं आया, मुत्तहिद नज़र नहीं आते। क्या लगता है आपको कि फ़िरकावारियत ही मसलकें आड़े आ रही हैं या फिर कोई मुआशी जो हैं वो इंटरेस्ट्स हैं जिनकी वजह से कोई क्लियर फ़ैसला नहीं हो पा रहा अभी तक? देखिए, सारे ये फैक्टर्स अपने दे आर इन प्ले, ऑल दीज़ फैक्टर्स आर इन प्ले। बट हैविंग सेड दैट, मुस्लिम उम्मा जो है, उम्मा तो मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उम्मा तो तब होता है जब आपकी एक कैलिफेट होती है, एक यूनाइटेड होते हैं। अब तो सारे दे आर इंडिपेंडेंट मेंबर कंट्रीज़ विद देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, विद देयर ओन फॉरेन पॉलिसीज़, हुँ, विद देयर ओन इकोनॉमिक पॉलिसीज़। सो उम्मा का लफ्ज़ इधर कोई जमता नहीं है। लेकिन ओआईसी एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जी। की जो रेज़ोल्यूशंस हैं, उनका अपना एक वजूद है, उनका अपना एक दबाव है। लेकिन किस हद तक दबाव है, अगर ईच मेंबर कंट्री हैज़ अ डिफरेंट इंटरेस्ट। हुँ। नायला साहिबा, हिज़्बुल्लाह और हमास एक पेज पर नज़र आते हैं। जब फ़लस्तीनियों को डिफ़ेंड करने की बात होती है, दोनों दो मुख्तलिफ़ फ़िरकों की जमात हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया, ईरान एक पेज पर नज़र नहीं आते हैं, जबकि इन दोनों मुल्कों में चाइना ने एज़ अ मीडिएटर किरदार अदा किया था और दोनों के इख्तिलाफ़ात दूर किए। तो अब चाइना कोई डिसाइसिव रोल अदा कर सकता है? चाइना यूनाइटेड नेशंस में तो बहुत एक्टिवली रोल अदा कर रहा है, पाकिस्तान भी बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहा है, हुँ। कतर भी बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। ये 3-4 ममालिक हैं जो बहुत एक्टिवली एंगेज्ड हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, कि ये जो ज़ुल्म है ये ख़त्म हो और उनको फ़लस्तीन को हक़ खुद इरादियत दी जाए, जिस तरह कश्मीर को दी जाए। जी। या क्योंकि कश्मीर में भी जो जनायत हो रही है, उसका दुनिया को अंदाज़ा भी नहीं है। और अ, उधर भी जिस तरह मीडिया ब्लैकआउट है, फ़लस्तीन में भी मीडिया ब्लैकआउट है। जी। सो कॉल्ड आपको सीएनएन की रिपोर्ट्स वग़ैरह आ रही हैं, वो सारे इज़राइली प्रोपेगेंडा आपको दिखा रहे हैं। हकीकत में जो हो रहा है, उसकी आपको सिर्फ़ झलकें मिल रही हैं, असल खबरें आपको नहीं मिल रही। जी। सो ये हैविंग सेड दैट, अब ये लाज़िम है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे यूएन में ये लगे हुए हैं, पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, कतर बहुत जी। एक्टिव है। चीनी फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि देखिए, अगर इज़राइल को अपने मतलब राइट टू एक्सिस्ट है, तो फ़लस्तीनियों को भी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। हुँ। और बिल्कुल। ये जो है, ये
मुफाहमत और नेगोशिएशन से ये मैटर सेटल जी होना नायरा चाहिए। साहिबा, ये लेकिन जो मीडिया नेतन्याहू की की जो अगर बात की हुकूमत जाए है, तो वेस्ट मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी मोस्टली कोई और ही चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया का तो एक अपना अलग से एजेंडा है और वो बिल्कुल इजराइल वाला एजेंडा है। और हम कोशिश करते हैं कि जो हकीकी हकायक हैं वो लेके आएँ और ऐसे गेस्ट लाए जाएँ जो तमाम तर चीज़ों से पर्दा उठाएँ और बताएँ कि अंदरूनी कहानी है क्या, आखिर किसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का आप क्या किरदार देख रही हैं इस सब चीज़ों में? उसके अलावा जो इंडिया है, इंडिया का अगर एजेंडे की बात की जाए तो इंडिया तो पहले से इजराइल का अलाय है। इसके पीछे क्या मदरजात हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इंडिया के? देखिए आपने 2-3 सवाल एक ही सवाल में कर दिए हैं। जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी एक कोई बॉडी नहीं है। जी। इंटरनेशनल कम्युनिटी कंप्राइजेज ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और आपने खुद देख लिया और आपको ज़्यादा पता है कि उनमें मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ जो हैं, वो नज़रियात हैं और मुख्तलिफ उनके मुफाद हैं, जिनकी खातिर वो अपने नज़रियात को बिल्ड करते हैं, नैरेटिव्स बिल्ड करते हैं। हुँ। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो वाज़े अब एक डिवाइड लग रहा है, वो वेस्ट का है और हमारा है द रिमेनिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं। एक वक़्त था कि अफ्रीका पूरा का पूरा फ़लस्तीन के हक़ में था। लेकिन अब आप देखिए कि इज़राइली 15 एम्बेसीज़ जो हैं वो अफ्रीका में भी खुल चुकी हैं। हुँ। सो इज़राइल ने बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव किया है। उसने अरब कंट्रीज़ के साथ रवाबित बेहतर करने की। उन्होंने अफ्रीका में अपनी पेनिट्रेशन की। पहले उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को डिवाइड किया, ताकि जब नायला वो ये साहिबा, ऐसे माज़रत जब के साथ वक़्त की इक़दाम कमी है, उठाएँ। बस जाते-जाते एक अहम सवाल मेरे ज़हन में आया और मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक मुफ़स्सिल जवाब दे दें। कि हमने ये देखा है कि भारत हमेशा अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, बिलख़ुसूस कश्मीर से मुतल्लिक उसको इज़राइल को मिमिक करता है या उसकी पॉलिसीज़ को कॉपी करता है। जो इज़राइल फ़लस्तीन के साथ करता है, वही भारत हम देखते हैं कश्मीरियों के साथ करता है। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान पर इस वक़्त कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है? वैसे तो पाकिस्तानी हुकाम और हमारा जो डिप्लोमैटिक अमला है, यकीनन वो कश्मीरी कॉज़ को हर जगह हाईलाइट करता है, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा करने की कितनी ज़रूरत हो चुकी है कि हम लोग प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें साथ-साथ? देखिए प्रिएम्प्टिव मेजर्स भी ले रहे हैं और आपने जिस तरह इंटरिम प्राइम मिनिस्टर काकड़ की बात की, उन्होंने ईसीओ में भी जो है फ़लस्तीन की बात की, तो कश्मीर की भी बात की। हुँ। और इसी तरह ओआईसी में भी अगर फ़लस्तीन की बात हो रही है, तो कश्मीर की बात भी हो रही है। आपकी बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान और इज़राइल के जो आपस में गठजोड़ है, उसमें वो एक-दूसरे की पॉलिसीज़ मिमिक कर रहे हैं। कश्मीर में वो उसी तरह का जेनोसाइड करने की जी, कोशिश कर रहे हैं, जो इज़राइल गज़ा में करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ। सो वो उनकी एक जो है सिनर्जी है वहाँ पे। हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी है, हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभा रहे हैं और जो कश्मीरी डायस्पोरा अब्रॉड है, उनको भी एक्टिव होना होगा। जिस तरह सिखों ने किया, रेफरेंडम से शुरू किया यूके से और फिर आगे सारे दुनिया में उनकी मूवमेंट शुरू हुई। फ़लस्तीनी जो डायस्पोरा है, वो बहुत एक्टिव है। इसी तरह कश्मीरी डायस्पोरा को भी बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ताकि हम जो काम कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसमें उनकी जी। जो इंटरनेशनल आवाज़ है, वो सुनवाई हो। ठीक है, आवाज़ उठानी चाहिए सारे मामले पर। और बहुत शुक्रिया नायरा साहिबा, आपने इस तमाम तर मामले पर हमें अपना वक़्त दिया और बेहतरीन तज्ज़िया किया। तो ये सिचुएशन सारी है जो आपके सामने हमने रखी, गुज़श्ता 24 घंटों में क्या हुआ गज़ा में, वो भी आपको बताया। अभी वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएँगे नई खबर के साथ, नए सेगमेंट के साथ। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक और अहम इशू है, मुल्क के मुताबिक बड़े शहरों को स्मोग ने अपनी लपेट में ले रखा है। बागों का शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुसलसल पहले और दूसरे नंबर पर आ रहा है। फजाई आलूदगी से सांस लेना मुश्किल हो गया है। सांस और गले की बीमारियां तेजी से फैलने लगी हैं। पंजाब हुकूमत ने स्मोग को आफतजदा करार दे दिया है और सूबे भर में 1 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और तालीमी इदारों में भी आज से इतवार तक छुट्टियां कर दी गई हैं। स्मॉग से मुतासरा अजला में आज बैंक भी बंद होंगे। पंजाब के 8 अजला लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद और सियालकोट में
हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और लॉकडाउन के दौरान शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिम और फिटनेस क्लब बंद रहेंगे, जबकि इतवार और हफ्ता को लाहौर से बाहर आने जाने वाली तमाम ट्रैफिक भी मुअत्तल रहेगी और स्मॉग के बायस फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट, टायर और पॉलीथिन बैग्स और चमड़ा जलाने वाली तमाम फैक्ट्रियों पर भी पाबंदी आयद होगी, मगर मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरियां और डेयरी शॉप्स मुकम्मल तौर पर खुली रहेंगी। जी बिल्कुल, और इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर माहौलियात मरियम शबीर साहिबा मौजूद हैं। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि सबसे पहले तो बुनियादी सवाल यही है कि स्मॉग है क्या, हमारे नाजरीन को ये बताइए, और सिर्फ अक्टूबर से जनवरी तक ही इसमें इजाफा क्यों होता है? जी, बेसिकली स्मॉग जो है वो कॉम्बिनेशन होता है स्मोक और जो पोल्यूटेंट्स होते हैं हवा में उनका। तो बेसिकली होता ये है कि आपने जैसे कहा कि ये 3-4 महीनों में ज़्यादा विजिबल क्यों होती है, जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। बेसिकली गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा को ब्लॉक करती है, लेयर्स बन जाती हैं गर्म और ठंडी हवा की। तो जो ठंडी हवा की लेयर बन जाती है वो बेसिकली ब्लॉक कर देती है पोल्यूटेंट्स को ऊपर जो एटमॉस्फेयर आपका होता है उसमें बिखरने से, यानी कि डिस्पर्स होने से। तो आपको बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नज़र आती है इस सीज़न में टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। अदरवाइज आपका जो एयर पोल्यूशन का इशू है वो पूरा साल ही रहता है। और सिंपलेस्ट वर्ड्स में ये है। इसके अलावा जो इसको कंट्रीब्यूटर होते हैं ऑफ कोर्स, वो सबसे पहले तो आपका इंडस्ट्री होता है, सनतें होती हैं, उसके बाद सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होता है, सबसे बड़ा सेक्टर इसका है, फिर इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा आपके सीजनल पोल्यूटर्स खासतौर पर स्मॉग के जो होते हैं वो आपके फार्मर्स होते हैं, क्योंकि वो उनको फसलें जला के जल्दी से खेत तैयार करने होते हैं अगले बीज बोने के लिए। और आपकी जो ब्रेक किल्न्स भी किसी हद तक कंट्रीब्यूट करती हैं, कूड़ा जलाना भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर बहुत कम बात की जाती है, ये तेजी से जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं, उसकी वजह से आपका वेजिटेशन कवर रिमूव किया जाता है, कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होती है उसमें, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आपका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आता है, जैसे डस्ट आप आसान अल्फाज में भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो इस इशू को एग्रीवेट करते हैं। कोई एक उसको सिंगल आउट करना बड़ा मुश्किल है कहना। अच्छा मरियम साहिबा, हम देख रहे हैं गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से स्मॉग का मसला सामने आया है। हुकूमत हर साल इकदाम करती है, गाड़ियों को पकड़ती है, फसलों की बाकियात जलाने पर कार्रवाई भी करती है, इसके बावजूद स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी नहीं आ रही। क्या वजह है ऐसी, हम क्यों अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे इसको? जी, ऐसा है कि हुकूमत की अभी तक जितने भी इक़दामात हैं वो सीजनल आप कह लें कि होते हैं और हंगामी बुनियादों पे होते हैं। इसी वजह से आपको उसमें कोई आफाका नजर नहीं आता, यानी कि थ्रू आउट द ईयर अगर इस पर काम किया जाए तो शायद अभी भी देखें, जैसे हंगामी बुनियादों पे आपने सेगमेंट के शुरू में कहा ऑलमोस्ट पूरा शहर ही समझे कि बंद किया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। वक्ती तौर पे भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, इससे फर्क पड़ेगा? वेदर की कंडीशन, तो इससे आपके वेदर की कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, आपका वेजिटेशन कवर इंप्रूव नहीं हो रहा है, आपकी गाड़ियों की इंस्पेक्शन नहीं थ्रू आउट द ईयर हो रही है, जिनका इंजन खराब है, जो लो फ्यूल क्वालिटी जो है वो यूज करते हैं वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। वेयर एंड टियर जो टायर्स का होता है वो नहीं आपका चेक एंड बैलेंस उस पर हो रहा। आपकी जो सनतें हैं वो किसी भी किस्म के इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हवा के जहरीले कम थोड़े उसका क्वांटिटी में या कम जहरीले मादे होकर थोड़े हवा में एमिट करें। मरियम साहिबा, ये बताइएगा, जो स्मॉग है बेसिकली ये ओवरऑल जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं पूरी दुनिया में उसी का एक हिस्सा है, या फिर सिर्फ पाकिस्तान और भारत में कुछ ऐसे इकदाम किए जाते हैं जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक में ज़्यादातर स्मॉग होती है और बिलखसूस ये पंजाब वाले इलाकों में ज़्यादा होती है? तो ये बताइएगा कि बुनियादी वजह क्या है और फिर इसका मुस्तकिल हल क्या हो सकता है? जी, स्मॉग सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में नहीं होती है, आपको दुनिया के बाकी हिस्सों में भी जो है वो लंदन जैसे इलाकों या और बहुत सारे आपको बाकी ममालिक में भी नजर आती हैं। बड़े बड़े शहरों में आप न्यूयॉर्क देख लें, अमेरिका में, वहाँ पे भी आपको स्मॉग के इशू नजर आएंगे, कनाडा में आपको नजर आएंगे, जहाँ पर भी है। तो बिल्कुल इसका क्लाइमेट चेंज से क्लाइमेट चेंज एक ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर मैं तो उसको कहती हूँ, जो पोल्यूटेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। नेचुरल तो क्लाइमेट चेंज नहीं हो सकता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो डेफिनेटली ये क्लाइमेट चेंज का भी एक पार्ट, एक इशू है, बहुत बड़ा मेजर इशू है। पाकिस्तान में जो चीज़ एग्रीवेट करती है इस चीज़ को, जैसा कि मैंने काफ़ी सारे आपको सेक्टर्स गिनवाए हैं ऐसे,
पाकिस्तान और इंडिया में मेनली ये भी होता है कि जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर है जिससे ये एमिशंस कंट्रीब्यूट हो रही होती हैं, खासतौर पर स्मॉग के मरीम साहब, परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपके डेवलप्ड ममालिक में उससे जो स्टबल बर्निंग होती है, जो बाकियात फसल काटने के बाद बच जाती है, किसान को चुपके अपनी फसल के लिए खेत तैयार करना होता है अगली फसल बोने के लिए, तो वो आग लगा देते हैं, जला देते हैं, तो जिसकी वजह से आपके एमिशन जो है वो हवा में जा रहे होते हैं, वो आपको कंट्रीब्यूट करता है स्मॉग इशू में। अब डेवलप ममालिक में जैसा कि आपने पूछा कि वहाँ पे क्या चीज नहीं है जो कंट्रीब्यूट करती है, डेवलप ममालिक में सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है। उनके किसान के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उनको ये स्टबल जलाना नहीं पड़ता, लेकिन हमारा किसान इतने दहाइयों से किसान होने के बाद जो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, उन्हें कोई टेक्नोलॉजी फ्राहम नहीं की जाती, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उनको बस फाइन इम्पोज किए जाते हैं, मजबूरन जलाना पड़ता है उनको। जैसे किसानों पे अभी भी फाइन इम्पोज किए जा रहे हैं, तो उनको आपने सोल्यूशन क्या दिया है? आप एक वो पहले ही कर्जे में डूब के अपनी फसलें उगा रहे होते हैं, फिर आप ऊपर से उनको फाइन कर रहे हैं कि आप स्मॉग में कंट्रीब्यूट करें, आप उनको सोल्यूशन दें, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें डिफरेंट गवर्नमेंट्स की। मरीम साहबा, वैसे पाकिस्तान में हाईली सब्सिडाइज्ड जो एक सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, तो मेरे ख्याल से इनफरादी तौर पर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाया जाए। सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर तो नहीं होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप देखें कि आपके बड़े किसान, अगर आप एक सर्वे करवा लें पूरे पाकिस्तान में, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा स्किल पे बड़े किसान आपको नहीं मिलेंगे। आपको ऐसे किसान मिलेंगे जिनके एक एक दो दो खेत हैं, कुछ चंद रकमों के, उसके ऊपर वो फसल उगाते हैं और जाके जो मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं जिनके ऊपर ये मार्केट में जाके बेचते हैं और कुछ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं आपको, और वो ऐसे किसान होते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। अपने लिए तो इकदाम करने होंगे और हुकूमती तौर पर भी इकदाम सामने आने चाहिए, और जैसे कि बड़ी अच्छी बात की आपने कि पूरा साल जो है ये सारे इकदाम होने चाहिए, बजाय ये कि आप सिर्फ उन 2 महीनों में अगर करते हैं तो फिर हालात मजीद ख़राब होते हैं। अच्छा मरीम साहब, ये कहा जा रहा था कि बारिश अगर हो जाएगी तो स्मोक जो है वो छट जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, तो बारिश तो आज हो गई है लाहौर में, तो क्या इसमें कोई हकीकत है? ऐसा हमें सुकून मिल सकता है आप स्मोक से? जी, बारिश से ये है कि आपको टेम्पोररी तौर पे शायद आपको विजिबिलिटी का प्रॉब्लम ना हो, वो आर्जी तौर पे आपका वो छट जाएगा कि आपको शायद दिखने में, मैं तो वहाँ हूँ नहीं इसलिए कुछ कह नहीं सकती कि विजिबिलिटी लाहौर में इस वक्त क्या है, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये नहीं है। दोबारा से बारिश खत्म होगी, धूप निकलेगी, एक्टिविटीज आपकी वही है, टेम्परेचर डिफरेंस आपका वही आ रहा है, यानी कि जो आपके ब्लैंकेट हवा का बन जाता है एटमॉस्फेयर में, किसानों की स्टबल बर्निंग उसी तरह जारी रहेगी, आपकी इंडस्ट्रीज गाड़ियां उसी तरह। आप देखिए कि जो लॉकडाउन लगा है, जैसे ही आप इसको उठाएं तो आपके वैसे के वैसे हालात दोबारा हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सोल्यूशन है, या बारिश पे आप सारा नहीं छोड़ सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे, और ये हुकूमत जब तक इस सतह पे नहीं होगी। मरीम साहब, जाते जाते बस एक और अहम सवाल का जवाब दे दीजिएगा, वक्त की किल्लत है, माजरत के साथ। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बारिश जो है वो टेम्परेरी रिलीफ तो मिल सकता है, बारिश से परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये कहिएगा कि एक बैनुल अक़वामी इदारे में रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में बिलखसूस लाहौर में जैसा मौसम है, जैसी फ़ज़ाई आलूदगी है, इसमें जो इंसान 1 साल तक रह पाए उसकी 7 साल जो एवरेज है उम्र की ज़िंदगी वो कम हो जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? जी एब्सोल्युटली, आप देखें कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, आपका जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप सांस लेते हैं, आप पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप देखें कि आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको सांस के बहुत इशू हो रहे हैं, तो ये आपका जो माहौल होता है वो आपकी हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, एक इंसान आज पैदा हुआ है लाहौर में और वो कई साल, हर पूरा साल इसी हवा में सांस ले रहा है और माहौल बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रहा है, घर में वो एयर प्योरीफायर। बिल्कुल, हुकूमत वक्त को बिलखसूस इस सारे मामले पर तवज्जो देने की इंतहाई ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मरीम साहिबा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त, और आई एम श्योर जो डिटेल्स आपने बताई हैं उससे हमें भी फ़ायदा हुआ और हमारे देखने वालों को भी फ़ायदा हो। और एक चीज़ जो क्लियर मेरे दिमाग में भी हो गई थी कि ये सुना जा रहा था कि बारिश आएगी तो मामला बेहतर हो जाएंगे, और उन्होंने ये बताया कि वक्ती तौर पर मामला आपको बेहतर हो जाएंगे, लेकिन यह है कि दोबारा से जब धूप सामने आएगी तो ये स्मोक वैसे की वैसी हमारे सांसों में जाएगी और हमें तकलीफ पहुंचाएगी। तो अपना ख्याल रखें, मास्क पहने। और मरियम साहब हमारे साथ ही माहिर थी इस चीज़ की, उन्होंने बताया किस तरह से हम इस चीज़ से बच सकते हैं और किस तरह से हम पर्सनली इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं। और हुकूमती तौर पर तो इक़दाम होंगे और हो भी रहे हैं और मज़ीद होने चाहिए, लेकिन हर शख्स को अपने तौर पर कुछ ना कुछ करना होगा। तो अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। जो लोग ज़िंदगी जैसी नेमत को किसी अजीम मकसद की खातिर
कुर्बान कर देते हैं वो हयाते जावेदा पा लेते हैं। आज कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद की 113वीं सालगिरह है। यहाँ पर शामिल करेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। मजीद इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिफाजती टीकों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसका शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां कमसिन बच्चों की अमवात की तादाद सबसे ज्यादा है, और इन अमवात से बचने का आसान तरीका बर वक्त हिफाजती टीके लगवाना है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तहमीना मकबूल और माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे आप लोग? थैंक यू। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला सवाल तो मेरा बहुत बेसिक है, वो ये है कि वैक्सीनेशन क्यों करवानी चाहिए, क्या वजह है, क्या फ़ायदा है इससे? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिफाजती टीके क्यों लगवाने चाहिए। वैक्सीनेशन क्या है, मतलब वी विल कीप इट सिंपल ताकि जितने लोग देख रहे हैं सबको समझ आ सके। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या है? हिफाजती टीके हैं। ठीक है, हिफाजती टीके क्यों लगा रहे हैं? बच्चों को लगा रहे हैं, बड़ों को लगा रहे हैं, जिसको भी लगा रहे हैं उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो कुव्वत मुदाफ़ियत क्या है? कुव्वत मुदाफ़ियत हम सबको पता है कि वो अपने जिस्म की वो ताकत है जिससे वो कोई भी डिजीज़ या कोई भी जर्म बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट फाइट कर सकता है। ठीक है, तो वो जितनी ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़ियत होगी उतना ही ज़्यादा वो एक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा वो डिजीज़ से फाइट करेगा और उसको होंगी भी नहीं। तो इसलिए उनकी प्रिवेंशन के लिए हम हिफाजती टीके लगाते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन स्टार्ट भी किया हुआ है बच्चों के लिए, जो कि 5 साल तक की उम्र के लिए शुरू किया है, जिसमें 10 से 12 ऐसी बीमारियाँ, मुहलिक बीमारियाँ हैं, वो बहुत खतरनाक बीमारियाँ हैं जिनको पहले ही बिफोर गेटिंग दैट डिजीज हम वो पहले ही बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं। डायरिया भी बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक होता है, उसकी भी वैक्सीनेशन होती है। बिल्कुल, पहले नहीं थी। आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी सारी रिसर्च की पाकिस्तान में, क्योंकि डायरिया वाज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि न्यूनेट में क्यों, किस डायरिया की कौन सी कॉज है, कौन सा बग है जो कि इतना डायरिया कर रहा है। तो दे फाउंड आउट दैट इट इज अ रोटा वायरस। ठीक है, तो वो रोटा वायरस उन्होंने भी ईपीआई में इंक्लूड कर दिया। ईपीआई वो वाली वैक्सीन हैं जो कि हर मरकजी सेहत वाले इदारे में और हर टर्शरी केयर हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, बगैर किसी मुआवजे के हर मरीज को हर बच्चे को लगाई जा रही हैं। वेरी गुड। ठीक है, इसीलिए हम हर जगह बार बार कैंपेन करते हैं और ये पम्फलेट्स लगाते हैं कि उनको आगाही हो कि ये बच्चों को हिफाजती टीके लगाने हैं। ठीक है, तो इसी तरह फिर अब रोटा वायरस फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जिसकी वजह से वी हैव सीन अ मेजर डिक्लाइन इन डायरिया ना। ठीक है, अब जो मेजर कॉज है न्यूनेटल डेथ की वो निमोनिया है। ऑल्दो हमने निमोनिया भी एडेड है ईपीआई में, लेकिन बिकॉज ऑब्वियसली हमारे यहाँ एयर क्वालिटी आपने देखी है क्या है, और दूसरे और बहुत फैक्टर्स हैं, मैल न्यूट्रिशन है, बच्चों को अच्छी डाइट नहीं मिल रही, उसकी वजह से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो उन फैक्टर्स को अगर निकाल दें तो हिफाजती टीके इस मतलब प्रॉपर होते हैं टू प्रिवेंट दैट डिजीज। डॉक्टर साहब, आपने उसकी मेल न्यूट्रिशन की बात की, खुराक की बात की, तो ज़ैनब से हम जान लेते हैं कि ज़ैनब आप ये बताएं कितनी ज़रूरी है अच्छी खुराक? जितना ज़रूरी आपके लिए इम्यूनाइजेशन है, आपकी वैक्सीनेशन है, उतना ही ज़रूरी आपके लिए जो है वो आपकी डाइट भी आती है। वैक्सीन आपने लगवा ली, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई, आप फाइट फ्लाइट के लिए पोजीशन तैयार है, लेकिन वो कितने टाइम के लिए आपकी जो वैक्सीनेशन है वो लास्ट कर रही होगी। वैक्सीनेशन का एक ड्यूरेशन है। कुछ वैक्सीनेशन होती हैं जो फॉर 6 मंथ्स होती हैं, कुछ 1 ईयर के लिए होती हैं, और कुछ वो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं जो 10 साल तक जो है वो आपको जो है वो वैक्सीनेटेड रखती हैं, या इम्यूनिटी आपकी जो है वो बड़ी स्ट्रांग रहती है। लेकिन अगर आपने साथ खाना अपना अच्छा नहीं किया तो वैक्सीनेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। बॉडी में एंटीबॉडीज ऑफ कोर्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज अगर स्ट्रांग इनफ नहीं है कि वो फाइट कर सकें तो वो आपकी बॉडी में सिर्फ पड़ी रहेंगी, और बाय द एंड जैसे ही उनका टाइम खत्म होगा वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ऐसे कौन से खाने चाहिए, खुराक ऐसी कौन सी खानी चाहिए, ऐसा कौन सा फूड है जो खाने से हमारे बच्चों को स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपके विटामिन्स, आपके मिनरल्स, सब कुछ जो एसेंशियल है वो आप सब खाएं। लेकिन हमारे यहाँ तो लड़कियों की बात की जाए तो उनमें आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। दोनों से यही सवाल करूंगी मैं, क्या वजह है, क्यों इतना हम इस चीज़ में बहुत इसमें निगलेक्टेड हैं कि हमने अपने टेस्ट ही नहीं करवाने, और जब करवाने हैं तब करवाने हैं जब बस गिर रहे हैं, मर रहे हैं।
अच्छा, पूरी दुनिया में अगर आप ये चीज देखें तो एवरी ईयर पूरी बॉडी के टेस्ट कराए जाते हैं और एवरी 10 ईयर कैंसर के टेस्ट हर इंसान के वहां पर होते हैं। हमारे यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि आपने, मैंने या हम सब ने कभी कैंसर के टेस्ट कराए हों या हमने कभी अपने इर्द गिर्द किसी से सुना हो कि वो कहे कि मैंने कैंसर का टेस्ट कराया, क्योंकि हम इस नाम से डरते हैं। सॉरी, इस पे मुझे एक जरा थोड़ा लाइटर नोट बात याद आ गई। हम जब टेस्ट करवाते हैं और अगर उसमें कुछ नहीं आता हम कहते हैं पैसे जाया हो गए। एग्जैक्टली। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन हमारे यहाँ है ये डिलेमा, हम लोग नहीं अफोर्ड करते इतने महंगे टेस्ट। आपको पता है विटामिन डी का टेस्ट कितना महंगा है, हजारों में, ठीक है, वी डोंट अफोर्ड इट। लेकिन अब इसीलिए क्योंकि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लिख के दे देते हैं और फिर वो वहीं से बिल्कुल डाउन हो जाता है कि मैं इतना सब कुछ कैसे कराऊं, मैं तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। एग्जैक्टली। तो हमें हमेशा से यही टीच किया गया और हम जो बच्चों को सिखाते हैं कि आप पेशेंट को देखें, उसके रिपोर्ट्स पे नहीं जाएं। अब हर चीज़ ना पेशेंट पे पेयर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिस बच्चे की इम्यूनिटी कम हो रही है उसके ऊपर आ जाएगा, वो थकना शुरू कर देगा, वो एक्टिव नहीं होगा, उसका वेट गिरना शुरू कर देगा, वो खाना पीना बंद कर देगा। ये सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हम ब्लड के बेसिक्स टेस्ट करवाएं जिसमें विटामिन डी भी है तो 8 से 10 हज़ार में वो टेस्ट होता है। ना 8-10 हज़ार नहीं होगा, खाली विटामिन डी आपका 5 से 6 हज़ार में। नहीं, लेकिन बाकी जो बेसिक सीबीसी साथ करवाएं तो ये 8 से 10 हज़ार। 8 से 10 हज़ार। डॉक्टर साहब, एक और यहाँ पे मसला ये है, हमारे बेसिकली जो थोड़े रूरल एरियाज हैं वहाँ पर चूंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, वैक्सीन्स के खिलाफ बिलखसूस हमने देखा है जो प्रोपेगेंडा है, जो कैंपेन है, बड़ी सक्सेसफुल हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? डॉक्टर जो मेडिकल पेशा है वो कहाँ लैग कर रहा है? मेडिकल पेशा इधर लैग कर रहा है कि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो हमने क्रिएट करनी है। क्योंकि जैसे आपने देखा पोलियो सारी दुनिया से रेडिकेट हो गया एक्सेप्ट पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में अभी इस ईयर भी 3 केपीके में केसेस और 1 कराची में रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। वाई इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने समहाउ उनके अंदर ये भर दिया है कि ये कोई अमेरिका की कोई साजिश है कि वो जो जिस डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीनेट कर रहे हैं वही वाली डिजीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई एग्री, ठीक है, हाँ हम कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, हम एक्चुअली में यही दे रहे हैं, हम वही जर्म, वही बैक्टीरिया, वही वायरस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वैक्सीन के थ्रू। बट उन्हें सिर्फ इतनी पिक्चर का पता है, उन्हें रेस्ट ऑफ द पिक्चर का नहीं पता। वो बाकी बात को उन्हें नहीं पता कि वो जो वायरस है, वो जो बैक्टीरिया, वो इस कदर उसको डेड कर दिया गया है, उसको इस कदर हार्मलेस कर दिया गया है कि वो जब बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो खुद कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी सोल्जर्स बना रही है वो अब आपकी बॉडी को इस एंटीबॉडीज क्रिएट कर रही हैं और वो अपने ऐसे एहतियाती तदबीर करिए कि फॉर द नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा ये इन्फेक्शन हो तो वो एंटीबॉडीज उस पर एक्ट करें और वो डिजीज उस पर। डॉक्टर साहब, जो बुनियादी बीमारियां हैं जिनसे बचने के लिए बच्चों को हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं या फिर बड़े भी जो वैक्सीनेशन करवाते हैं कुछ डिजीज को लेके, वो फॉर द टाइम बीइंग कोई सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होती है या फॉर द लाइफ टाइम भी होती है? देखें, इसमें इट वेरीज। कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिनमें हमें बूस्टर डोजेस देनी पड़ती हैं, ठीक है। ये जो मैंने भी आपको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बताया पाकिस्तान का, उसमें बूस्टर डोजेस भी इंक्लूड हैं, ठीक है। जैसे हमारे कुछ बर्थ पे लग रही है, फिर उसके बाद 6 वीक्स पे लग रही है, फिर 10 पे 14 वीक्स पे लग रही है, उसमें बूस्टर डोजेज इंक्लूड हैं जिसके उससे 3-4 डोजेज जा रही हैं बच्चों को, ठीक है। इसी तरह जैसे खसरे की है, खसरे की भी हमने 9 मंथ्स पे स्टार्ट की थी, 15 मंथ्स पे स्टार्ट, फिर हमने देखा कि उसके बावजूद बच्चों में एंडेमिक आ रहा था। पिछले 2 साल पहले हमने देखा था खसरा इतना ज़्यादा हो रहा था कि स्कूल्स में भी कैंपेन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो उसलिए फिर हमने उसमें एक 4 to 5 ईयर प्री स्कूल एज पे ऐड की, ठीक है, बूस्टर डोज ऐड की। तो विद टाइम ऐसे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी आपकी कम होती जाती है इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, तो हमें बूस्टर डोजेज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे पेरेंट्स को दूर रखना होगा अपने बच्चों को ताकि वो जिससे उनकी इम्यूनिटी कम होती है? सबसे पहले तो जो पैकेट के अंदर चीज़ बंद है उससे अपने बच्चे को डिस्टेंस करा लें, चाहे वो कोई भी चीज़ है। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता होता कि वो मुसलमान है भी या नहीं। आप उसको बताते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान घराने में हो, ये खाने हैं, ये तुम्हारा कल्चर है, ये तुम्हारा लाइफस्टाइल है, ये तुमने पीना है। अब पीने में आप अगर खाली पानी इंट्रोड्यूस करा रहे हो, जूसेस करा रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स करा रहे हो, वो आपकी मर्जी। खाने में आप उसको घर का खाना दे रहे हो, सब्जियां दे रहे हो, फ्रूट्स दे रहे हो, वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में उसको खाने की आदत है नहीं है, फाइबरस फूड जा रहा है नहीं जा रहा, वो आपकी मर्जी है। अगर आप अपनी मदर की लाइफ में देखें तो वो अलसी की पिनियां भी बना के खा रही होंगी, वो जो है आपने देखा होगा कि बादामों के शरबत भी बना रही होंगी, उनको भी पी रही होंगी, स्कंजवी घर पे बना रही होंगी। लेकिन जब आप अपने से छोटे या अपनी एज के लोगों में देखती होंगी, आपने कभी किसी को सुना है कि वो अलसी भी खा रहा हो? आपने कभी किसी को सुना है कि सिवाय चंद डिजीजेस के जिनमें हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, सीड साइक्लिंग, सीड्स कोई बंदा खा रहा हो, कोई बंदा कह देना कि मैं पंपकिन के सीड्स खा रहा हूँ तो ओहो हो
पम्पकिन के सीड्स खा रहे हो, पम्पकिन का मतलब कौन खाता है? एक सीड्स जो हैं, सीड साइकिलिंग इज सो इम्पॉर्टेंट आपकी एक लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए। नट्स की अगर फिर हम बात करें, नट्स हमने सिर्फ ये सोचा हुआ है जिसम में जाके गर्मी करते हैं, ड्राई फ्रूट ज्यादा नहीं खाने, बहुत खराब करते हैं। नट्स की क्या बेनिफिट्स हैं, हम उन सबको साइडलाइन करके वो गर्मी करते हैं। भाई गर्मी करते हैं, आप साथ लस्सी पी लो सुबह उठ के, आप ठंडा पानी पी लो, आप इसबगोल का इस्तेमाल कर लो, आप जो है इसका चिया सीड्स का यूज कर लो, बॉडी को ठंडा रख लो, वॉक कर लो, घास के ऊपर चल लो, आपकी गर्मी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। उसके अलावा हमारा जोर है, चलने वाली आपने बात की है, ये वाकई सच है। एग्जैक्टली बहुत हद तक। सबसे ज्यादा आप ये देखें कि जो चीज आप देखते हैं बड़ा फर्क पड़ता है, बिल्कुल आप उसको बहुत अच्छा विजुलाइज करते हैं चीजों को। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज ग्रीन सूट पहना हुआ है, मैं अगर आपको देख रही हूँ बाकी किसी भी कलर से ज्यादा ग्रीन कलर आपकी आंखों को ठंडक देता है। सेम इज द केस, आप जब जाते हो किसी गार्डन में, किसी पार्क में, वहां पे आप पौधे देखते हो, ग्रीनरी देखते हो, आपकी आंखों को मैं फिर आपको ठंडक दे रही हूँ आज। आप बिल्कुल ठंडक है मेरी आंखों की देखने वालों को भी। आई वांट टू ऐड ऑन कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि कौन सी खुराक है जिससे, ठीक है, हम उनको ये कर सकते हैं एडवाइस कि आपने सिट्रस फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी, विटामिन डी अच्छा है अमाउंट में, आपने वो लेने हैं जिससे इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, ठीक है। इसके अलावा अब वी हैव सीन कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग हमेशा जाके ये कहते हैं डॉक्टर को कि हमें कोई ऐसी ताकत की गोलियां दें जो बच्चे, जिससे बच्चे ताकत की गोलियां या ताकत का टीका लगाएं, ठीक है। उस ताकत की गोलियों की प्राइस भी आपने देखी है बाय मार्केट में क्या है, उस प्राइस के आप उसको कीनू लेके खिला दें, या उसको आप फिश खिला दें, या आप उसको कोई ऐसी चीज खिला दें जो पूरे खानदान को खिलाएं, जो सिर्फ ताकत की गोली उसने खानी है, ठीक है। तो ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। विटामिन्स ले रहे हैं बहुत यंग एज में, सब लोग विटामिन्स ले रहे हैं, मल्टी विटामिन्स डॉक्टर कहते हैं लें, क्योंकि इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। अगर हम इस तरह से नट्स को खाएं, फ्रूट्स को खाएं, तो हमें ये लेने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, मजे की बात है कि हम अपनी एक्ने के लिए अक्सर जो है वो मल्टी विटामिन्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब हमें ये होता है कि बहुत सारे लोगों में जो एक्ने ब्रेकआउट्स हैं वो विटामिन बी की वजह से ही हो रहे होते हैं। एक्सेस जब आप बॉडी में कर देते हो तो वो एक्ने के ब्रेकआउट्स इस वजह से हो रहे होते हैं। मीठा और ऑयली और ये फ्रूट्स और फूड्स, अब ये बैलेंस किस तरह रखा जाए, ये कैसे पता चलेगा कि आप सही तादाद में विटामिन? कोई भी चीज आप 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यू ना करें। अगर फॉर एग्जांपल आप विटामिन सी की गोली भी डाल रहे हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स की बात हुई, सिट्रस फ्रूट्स बेस्ट हैं, आप विटामिन सी को अपनी बॉडी में इम्यून कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। बहुत सारे और फ्रूट्स हम बताते रहते हैं कि जिनको आप खाएं, लेकिन अगर आप विटामिन सी की टेबलेट को 1 महीना रेगुलर ले रहे हैं तो कम से कम 2 हफ्ते उसको छोड़ दें। सही, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट कर लें, 2 हफ्ते खाएं फिर छोड़ दें। लेकिन जो ये एक चीज है ना, 3 महीने लगातार, तो बॉडी में जब एक्सेस होती है, आपको पता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी बीमारियां और एक्सेस से भी बीमारियां। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे को वैक्सीनेशन हम नहीं लगवा पा रहे या नहीं लगवा सके, तो उसके बाद क्या मुश्किलात हैं जो फेस कर सकते हैं, और कोई हल है? हाँ जी, बिल्कुल है। देखिए, एक तो ये कि एट बर्थ आपने एक वैक्सीनेशन प्लान है। इसके अलावा एक वैक्सीनेशन प्लान वो भी है जो कि कोई बच्चा किसी भी ड्यू टू एनी रीज़न उसने नहीं कराई है, लेट्स से 7 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा है, तो उसका एक कैचअप इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। तो जो उसकी वैक्सीनेशन इवन इफ उसने एक भी नहीं लगवाई, तो वो हम कैचअप इम्यूनाइजेशन के थ्रू उसको करा सकते हैं। वो फिर अपने जाके डॉक्टर से पूछें, या अपने किसी इस तरह से किसी अस्पताल में चले जाएं, जहाँ पे मरकजी इदारे में चले जाएं, तो वो लोग अच्छी तरह से गाइड कर देंगे। उसका भी पूरा प्रोग्राम है, 6 to 1 ईयर के लिए चलता है कि आपने इस रूटीन से आके वैक्सीनेशन करानी है। ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन मुश्किलात क्या आ सकती है? मुश्किलात ऑब्वियसली ये है कि उसको डिजीज बार बार इन्फेक्शन कैच करेगा, ठीक है, और जब इन्फेक्शन होगा तो उसकी सिवेरिटी भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द वन हु वाज वैक्सीनेटेड, क्योंकि उसने वैक्सीनेशन नहीं ली। जैसे डायरिया की वैक्सीनेशन एक बच्चे में हुई हुई है और दूसरे बच्चे में नहीं हुई हुई, तो जिस बच्चे में नहीं हुई हुई, अगर वो फॉर एग्जांपल किसी गंदे पानी से कांटेक्ट या कोई ऐसा फ्रूट खा लेता है जिसके ऊपर कोई जर्म था, उसके डायरिया होने के चांसेस उस बच्चे में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर माँ ने उस बच्चे का ख्याल नहीं किया और उसकी हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं की, तो उस बच्चे की डेथ का कॉज भी वो सिर्फ एक एप्पल खाना बन सकता है। अच्छा डॉक्टर तमीना, ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स होते हैं। मतलब आप अब देखें, एक इंजेक्शन लगा रहे हैं या इवन ओरल भी देते हैं, ओरल वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब इंजेक्टेबल्स में यूजुअली क्या होता है कि आपकी लोकल साइट पे थोड़ी सी रेडनेस, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, फीवर हो जाता है बच्चों को। हाँ, फीवर वो भी मैं भी आती है ना, पहले ये लोकल सिम्टम्स पे आ जाएंगे। तो अगर ये जो लोकली है, इसको तो आप कोल्ड स्पंजिंग करके तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा फीवर भी हो जाता है कुछ बच्चों में। फीवर के लिए भी सिंपल, बिल्कुल लो ग्रेड सा फीवर होता है, आप सिंपल पैनाडॉल दे दें तो वो ठीक हो जाता है। इवन वैक्सीनेशन कराने से पहले भी दे सकते हैं, ठीक है, ताकि हो ही ना।
और अगर हो गया तो आप दे दें पैनाडोल। और इसके अलावा भी कुछ 1-2 और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि बिल्कुल 1-2 वैक्सीन से होते हैं, लेकिन उनके भी अगर हाई ग्रेड फीवर हो जाए, ज़्यादा बुखार हो जाए, लंबा चला जाए, यूजुअली जो साइड इफेक्ट है ना वो 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है। अपेयर भी 2-3 दिन तक आ सकता है और उसके अंदर ठीक हो, लेकिन अगर ये लंबा चला जाए तो फिर फ़ौरन आप डॉक्टर से मिलें। अच्छा डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर ज़ैनब साहिबा एंड डॉक्टर तमीना साहिबा, आप दोनों के लिए एक सवाल है और वो ये है कि हम लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर एक ट्रेंड देखते हैं कि कोई भी खातून है जो लाइफ प्लान कर रही हैं या जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो लोग प्रॉपर टेस्ट्स होते हैं, उनके डेफिशिएंसी टेस्ट्स होते हैं ताकि जो बेबी आने वाला है वो हेल्दी बेबी हो। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा ट्रेंड नहीं है और फिर कई कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं, ख़वातीन के लिए ही ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। तो इस चीज़ की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है और किस सतह पर ये अवेयरनेस होनी चाहिए, किन ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए? हामला खातून में भी देखें, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्सीनेशन, तो उनमें भी वैक्सीनेशन लगाई जाती है, स्पेशली टेटनस की 7 और 8 मंथ में एक इंजेक्शन लगता है, ठीक है। इसके अलावा डाइट तो उनको हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट बताती है कि आपने कौन सी डाइट प्रॉपर रखनी है। उनको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं क्योंकि उनकी नीड ज़्यादा है, उनको सप्लीमेंट्स देने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो उनको आयरन और कैल्शियम दिया जाता है बूस्ट अप करने के लिए। एग्जैक्टली, फॉलिक एसिड दिया जाता है। इवन बिफोर कंसीव करने से पहले ही 3 मंथ्स पहले एडवाइस कर देते हैं, व्हेन यू आर प्लानिंग तब भी एडवाइस कर देते हैं कि आपने 3 मंथ्स पहले से फॉलिक एसिड लेना है, ठीक है। वंस यू हैव कंसीव तो फिर आप आयरन और कैल्शियम एंड तक और मल्टीविटामिन्स एंड तक कंटिन्यू करें और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन कराते रहें। तो अगर ये सारी चीज़ें करते रहें और गॉड फॉरबिड उसके अलावा भी बीच में कुछ ऐसे डिजीजेस, क्योंकि कुछ का ब्लड प्रेशर और शुगर ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हम जो कॉमनली देखते हैं जो बच्चे इफेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर उन्हीं माओं के इफेक्ट होते हैं जो कि अपना प्रॉपर एंटीनेटल नहीं करा रही, पूरे विजिट्स नहीं ले रही, ठीक है। उनका हिडन रह गई शुगर, उनकी हिडन रह गई ब्लड प्रेशर, पता ही नहीं लगा कि वो ज़्यादा था, तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसमें साइड इफेक्ट्स आ गए, ठीक है। तो वो अपना प्रॉपर चेकअप नहीं कराएंगे, चेकअप कराएंगे तो पता लगेगा कि उनमें क्या चीज़ चल रही है और फिर उसके अगेंस्ट पे वो मेडिसिन देंगे। योर कमेंट्स डॉक्टर? अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट औरतें जब डॉक्टर को विजिट कर रही होती हैं तो उनको एक कमेंट बड़ा कॉमनली सुनने को मिलता है, डॉक्टर सिर्फ पैसे बनाने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। जो तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं या तुम्हारे इतने ज़्यादा ओवरडू जो तुम्हारे जो स्कैन्स हो रहे हैं ये तुम्हारे लिए डेंजरस हैं। ठीक है, हम टू सम एक्सटेंट समझ लेते हैं कि वो डेंजरस हैं, लेकिन क्या माँ की ज़िंदगी से ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है? सवाल यहाँ पे पैदा होता है। अब अगर आपने अपने बच्चे को या अपनी बेटी जो भी आपकी है, आपने उसको डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया, ठीक, उसमें आपको नहीं पता कि अंडरलाइन डिजीजेस क्या हैं, उसके CBC लेवल्स क्या हैं, उसका HB कितना रहा थ्रू आउट प्रेगनेंसीज, आपको कुछ नहीं पता। अब बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी आपने उसकी किसी चीज़ को मॉनिटर किया ही नहीं हुआ थ्रू प्रेगनेंसी, आपको कैसे पता कि उसका BP शूट हो सकता है या नहीं हो सकता? इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या हमारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे टेस्ट नहीं कराए जाते, वहाँ पर औरतें बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं और बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी या माँ की डेथ हो रही होती है। एंड पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया, जैसे बहुत सी खवातीन है वो नहीं विटामिन खा सकती, प्रेग्नेंट खवातीन की बात कर रही हूँ, तो एक तो वो अगर विटामिन नहीं लेती तो क्या नुकसान होता है, आपने वन लाइनर बताना है, और दूसरा आपने ये बताना है कि कौन सी ऐसी फूड उस पर वो खा सकती हैं अगर वो विटामिन नहीं ले सकती, स्मेल आती है, वॉमिटिंग इशू होता है, नोजिया, ये वो, तो इस पे सिंपल सी एक चीज है कि आप ये समझ लें जो खाने का दिल करता है ना वो खाएं, लेकिन अच्छा खाएं। मैं सिंपल हमेशा ये बात कहती हूँ कि ओवरडू ना करें, ना देसी घी के चमचे भर भर के पिलाएं उसको, ठीक है देसी घी अच्छा है लेकिन अच्छा खाएं, जो उसका दिल कर रहा है उसको खाने दें, मौज करने दें। हाँ देखिए, एक कॉमन प्रॉब्लम है हर प्रेगनेंसी में आता है मदर को, नोजिया का, ठीक है। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा नोजिया होता है, ठीक है। तो हर चीज़ में, इवन वो बच्चा है या मदर है या प्रेग्नेंट मदर है, हम यही कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, ये नहीं कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा भर लें तो फिर तो ऑब्वियसली फिर आप थ्रू आप करेंगे, आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें तो फिर आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सेट हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ प्लीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि वैक्सीनेशन की बात हो रही है तो आजकल बहुत से लोगों को नहीं पता इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का, जो हमारी आजकल स्मॉग है बहुत ज़्यादा है, तो अगर हमने ये इंट्रोड्यूस करा दिया कि हर ईयरली अक्टूबर के महीने में स्पेशली वो लोग जिनको कोई दमे का मर्ज है या कोई छाती का मसला है वो ज़रूर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। अगर उन्होंने भी फर्स्ट टाइम लगानी है तो उसके 2 डोजेज हैं 1 मंथ अपार्ट, लेकिन अगर वो हर ईयरली लगवा रहे हैं तो प्लीज़ हर अक्टूबर में ये एक वैक्सीन लगवा लें। वेरी नाइस, ठीक है, क्योंकि एक तो स्मोक का और फिर विंटर्स आ रही होती है, एग्जैक्टली, नॉट ओनली एस्मा बट आल्सो द एक्सट्रीम एजेस जो है ना 60 ईयर अबव और 5 ईयर बिलो जो बच्चे हैं इनको बहुत ज़्यादा फ्लू होता है, नज़ला जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा और मेरा दिल कर रहा है कि इसको हम बाकायदा स्टार्ट ही रखें इसका, और सवालात और बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये वो वाली चीज़ें हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, बच्चे, पेरेंट्स, प्रेगनेंसी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर तहमीना, आपने हमें वक्त दिया,
बहुत शुक्रिया जैनब, डॉक्टर जैनब गोंदल साहिबा, क्या आपने हमें वक्त दिया और एक बड़ी फ्रूटफुल से हमने डिस्कशन की। आप कहीं मत जाइएगा, मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आपके लिए लाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। पंजाब के 8 बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी ने हर चीज़ को तहस नहस कर दिया है, धुंधला कर रख दिया है। सांस लेना मुश्किल हो चुका है। स्मॉग की वजह से सांस और गले की बीमारियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और आलूदा फ़ज़ा के जो मुज़र असरात हैं वो मामलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। वहीं खुले माहौल में निकलना, जिम जाना और वर्जिश करना भी चैलेंज बन चुका है क्योंकि स्मोक की वजह से आप नहीं जा सकते। हुकूमत ने लाहौर समेत 8 बड़े शहरों में हफ्ता इतवार को जिम और फिटनेस क्लब बंद रखने का ऐलान कर दिया है। और इस माहौल में ख़ुद को कैसे फिट रखें और सेहतमंद रहने के लिए कौन कौन सी वर्जिश की जाए, तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट हाफिज खालिद मलिक साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे शुक्रिया मैम, फाइन, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? आई एम गुड। हाफिज साहब, वही बुनियादी सवाल, स्मॉग की सिचुएशन आपके सामने है, उस पर स्मार्ट लॉकडाउन लग गया, जिम बंद, आउटडोर एक्सरसाइज वैसे नहीं कर सकते, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में कैसे खुद को फिट रखा जाए? सर, इसके लिए ये है कि जिम तो 2-3 दिन के लिए बंद हुए हैं, उसके बाद ओपन हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जो लॉ बनता है ना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है। और फिलहाल आप घर के अंदर आप योगा मैट के ऊपर कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं आप, तो उससे भी आप फिट रह सकते हैं। अगर आप जिम फिलहाल 2-3 दिन के लिए नहीं जा सकते तो वैसे मंडे से जिम स्टार्ट हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम घर में कर सकते हैं? योगा मैट तो आपने कहा, योगा का लोगों को बड़ा शौक है लेकिन पता नहीं कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, ये एक्चुअली ना योगा के बारे में इतना नो हाउ नहीं है। ख़वातीन को शौक होता है योगा का बहुत ज़्यादा। मेडिटेशन एंड योगा, हाँ, बस ये पता है कि ये करना है और ऐसे बैठ। देखिए, योगा जो है वो आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक की भी एक्सरसाइज आपकी लाइफ को बढ़ाती है। योगा जो है वो मतलब आप दुनिया की कोई एक्सरसाइज, कोई ट्रेनिंग ना करें, खाली योगा करते रहना, तो आप फॉर एवर यंग एंड फिट रह सकते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स भी हैं उसमें? ब्रीदिंग टेक्निक्स, यस। तो आप सब उसके लिए भी कोई एक्सपर्ट होना चाहिए पास, या आप घर पे बैठ के कोई ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, खुद से योगा एक्सपर्ट बन सकते हैं? आप सिखाते हैं ऑनलाइन? आप किसी भी काम के लिए ना आपको एक्सपर्ट तो होना चाहिए। और आप अगर एक्सपर्ट नहीं है तो फिर एक्सपर्ट से आप फ़ायदा हासिल करें, एक्सपर्ट से क्लासेस लें, उनका नॉलेज से आप फ़ायदा उठाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम हो, ख़ास तौर पर हेल्थ की बात आए, तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने फिटनेस एक्सपर्ट के अलावा ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। हम थोड़ी सी बेवकूफ़ी करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, हम अपनी मर्ज़ी से पैसे बचा लेते हैं। बड़ी प्यारी बात की शहरबानों ने कि हम पैसे बचा लेते हैं ना। अच्छा, हम ब्रांड पे जाते हैं, कपड़ों में, परफ्यूम में, बहुत सारी चीज़ों में पैसे नहीं बचाते। अच्छा, हेल्थ दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ है दुनिया की, हम इस पे पैसे बचा लेते हैं। देखिए, हम स्कूल कॉलेजेस में अपने बच्चे को एडमिट करवाने के लिए जब एडमिशन के लिए जाते हैं, तो हम सबसे पहले अच्छे असातिज़ा का मतलब करते हैं कि ये टीचर अच्छा होना चाहिए, कॉलेज अच्छा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा लाइक बनेगा। अच्छा, जहाँ तक हेल्थ की बात आती है, तो हम जब जिम में जाते हैं तो हम कहते हैं वी नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। हम गूगल के गुलाम हैं। जो गूगल पे है वो फेक है, 50% यूट्यूब पे फेक है। वो देखें, हर चीज़ मैन टू मैन वेरी करती है। आपकी बॉडी की अपना एक मैकेनिज्म है, आपकी बॉडी की अपनी केमिस्ट्री है, आपकी स्किन टोन और है, आपकी डाइट और है, स्ट्रेंथ और है। और अगर हम एक ही चीज़ को लकीर के फ़कीर बन के सिर्फ फॉलो करेंगे तो बाद में फिर हम अपना नुकसान करेंगे। मैं आपसे यही सवाल करने लगी थी कि एक तो इम्यूनिटी कैसे बेहतर बनाई जाए, दूसरा हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग मना करते हैं फीमेल्स को कि आप जिम मत करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बैकएक हो सकती है, आपके और बड़े से मसले हो सकते हैं, ख़वातीन की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या कोई हकीकत है? वेरी गुड, बड़ा गुड क्वेश्चन आपका। ये आम पब्लिक की आवाज़ है जो आपने उठाई है। जी, हम कोशिश करते हैं कि आम पब्लिक की आवाज़ उठाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पहली बात ये है कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं? आम पब्लिक की मतलब सिंपली वर्ड में अगर बात करें हम, तो वो है डिफेंस मैकेनिज़्म। बिल्कुल, डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है कि जो आपके मुल्क को फोर्सेस बचाती हैं, आर्मी बचाती है, तो सेम हमारी बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि जो हमारी बॉडी की जो आर्मी है, फोर्सेस हैं, ये इटसेल्फ, इनका नाम ही इम्यूनिटी है, जो बीमारियों से फाइट करती है। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर एक कुव्वत रखी है जो बाकी बीमारियों से फाइट करती है, उसका नाम है कुव्वत मुदाफ़त। जी,
अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, वो आती है स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस से बचेंगे, जितना दिमाग को सुकून में रखेंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि आप पाँव गर्म रखें, दिमाग ठंडा रखें, आप कभी बीमार नहीं होंगे। बड़ी गहरी बात है। शहरबानो, आप करके देखें प्लीज मलिक मेरे साहब, कहने। लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो तो बहुत स्ट्रेस में रहती है, तो कैसे दूर? देखिए, मैं सबसे बड़ा स्ट्रेस का आज का हमारा जो कॉज है ना, वो क्या है? जी, ये मोबाइल। मैं कहता हूँ कि अगर ये आपका फ्रेंड है ना, तो आपका दुश्मन भी है। आपका फ्रेंड इसलिए है कि आप इस पे अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपका फ्रेंड है। अगर रात को 9 बजे के बाद आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो इट मींस कि ये आपका दुश्मन है। ठीक है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने इसका यूजेज कैसे करना है, आपने खुद को हैप्पी कैसे रखना है। देखिए, मैं बड़ी कॉमन सी बात हमेशा कहता हूँ कि जब आप बीमार होते हैं तो आप अकेले सफ़र करते हैं, जब आप परेशान होते हैं तो आप अकेले बैठ के रोते हैं, लेकिन जब आप हैप्पी होते हैं तो सारी दुनिया हैप्पी होती है। ठीक है। इम्यूनिटी को राना साहब बेटर करने का सबसे ईजीएस्ट वे मैं आपको बता देता हूँ। आप अच्छी से अच्छी मेडिसिन खा लें, अच्छी से अच्छी विटामिन्स खा लें, तब तक इम्यूनिटी आपकी अच्छी नहीं होगी जब तक यहाँ सुकून नहीं होगा। और यहाँ पे सुकून का एक बेहतरीन जरिया है 6 से 8 घंटे की नींद। सही। और टाइम पे ऑब्वियसली। अच्छा देखिए, अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए, दिन बनाया है काम करने के लिए। हमारा आज का डेफिनेट प्रॉब्लम ये है कि जब सूरज हमें जगाएगा तो हम हमेशा बीमार रहेंगे। नेचर के मुखालिफ चल रहे हैं एक्चुअली, ये बात है। तो जब हम सूरज को जगाएंगे तो हमेशा फिट रहेंगे। ठीक। अच्छा, इस पे एक और सवाल है मेरा। अस्थमा के पेशेंट्स के बारे में लोग कहते हैं कि नहीं, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि अस्थमा से इशू हो जाता है, तो सांस की प्रॉब्लम होती है। इसके बारे में क्या? अच्छा, उनको एक्सरसाइज बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन खुले माहौल में, खुली फिजा में। ओके, जिम में नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जो जिम थोड़े बंद हैं, छोटे हैं, उनमें अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनको ब्रीथिंग में थोड़ा इशू होगा, प्रॉब्लम होगी। तो इससे बेहतर है कि खुदा न खास्ता को वो अपना नुकसान करें, तो उससे बेहतर है कि वो खुली फ़िज़ा में एक्सरसाइज करें। कुछ जिम हैं जो खुली फ़िज़ा में हैं, वहाँ पे जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज की माफ़ी नहीं, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, करते रहना चाहिए। मलिक साहब, ये भी कहा जाता है एक्सरसाइज की जो टाइप्स हैं उन्हें जब डिफरेंशिएट किया जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जी खुली जगहों पे दौड़ लगाओ, उठक बैठक मारो, ये ज़रूरी है। जाके बजाय आप जिम में वेट उठाएं, तो वेट लिफ्टिंग का इतना फ़ायदा नहीं है, आप जाके दौड़ लगाएं। कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन करें, योगा करें, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये भी होता है कि कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर है, कौन सी कम है। चूँकि बुजुर्गों की बात है तो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त में इतना नॉलेज नहीं था, शोल्डर कमज़ोर हो जाते हैं उस वक्त में इतनी जिद्दत नहीं थी। बड़ी कॉमन सी बात है, मेरे लोग कहते हैं अगर आपने सारी ज़िंदगी बॉडी बिल्डिंग की है तो बुढ़ापा अच्छा नहीं गुजरता। हाउ कैन इज इट पॉसिबल? बिल्कुल। एक बंदे ने सारी ज़िंदगी फिटनेस का ख्याल रखा है, किस लिए? कि यार मेरा आखिरी सांस भी अच्छा हो, सांस बढ़ नहीं सकता। लेकिन अगर आखिरी सांस में भी उसने बीमारी होना है तो सारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा फिर अच्छी लाइफस्टाइल का। देखिए राणा साहब, अच्छा लाइफस्टाइल आपको बचा सकता है। अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। आप एक्सपेंसिव मेडिसिन खा लेते हैं आप, लेकिन अपने लाइफस्टाइल पे नज़र नहीं रखते, जो सबसे सस्ता काम है, सबसे ईजीएस्ट वे है। मतलब हमारे आगे जब खाना पड़ा होता है तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं, उस वक्त हमारी विश होती है बस आज खाने से याद आया, अभी ऑफ द कैमरा आप बात कर रहे थे खाने के बारे में, डिसिप्लिन लेके आने की जिंदगी में, और मुंह पे जिप लगाना, ये कितना जरूरी है? स्टमक कैसे फ्लैट कर सकते हैं? वेरी नाइस, माशाल्लाह। अभी आपने यही बात कर रहे थे हम। देखिए, स्टमक को फ्लैट करने के लिए वो बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, कोई भी हो, अच्छा ही तब लगता है। वो पुराने वक्त में बुजुर्ग कहते थे जितना लाख नहीं होता कख नहीं। गुड वन। ये बंदे के बारे में भी था। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक और माजरत साथ, वक्त बहुत कम है, लास्ट में बहुत ज़रूरी सवाल। प्रेग्नेंट ख़वातीन पाकिस्तान में बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती, क्योंकि बड़ी मेरे ख्याल से एक ख़राबी है हमें। ये बताएं, करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, और कितना ज़रूरी है? अच्छा देखिए, ये भी मैन टू मैन वेरी करती है ये बात। वो अपने डॉक्टर के मशवरे से कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए कंसल्ट उनको अपने डॉक्टर से करना चाहिए। डिपेंड करता है मंथ कौन सा चल रहा है, डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी चल रही है आपकी। मैक्सिमम कब स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, मैक्सिमम आफ्टर 3 मंथ से आप कर सकते हैं, लाइट सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। और आप 7 मंथ तक, देखिए अब्रॉड में बाहर तो लोग 9 मंथ तक भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, 1 वीक बिफोर, यानी डिलीवरी से 1 हफ्ता पहले तक भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो लोग। ठीक है। और इवन वो बेबी डिलीवर करने के बाद पता लगता है वहाँ पर जो है सी सेक्शन का रुझान बहुत कम है। एक्चुअली ये बात है।
हाफिज मलिक साहब, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और आई एम श्योर कि आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप इतने प्यार से इनवाइट करते हैं। बस सर, हम हमेशा इनवाइट करते रहेंगे, आप यूं ही वक्त निकालते रहें, और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आई एम श्योर हमारे नाजरीन ने उनसे फ़ायदा उठाया। तो जी यहाँ पर अब वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में मस्जिद की बड़ी अहमियत और अजमत है, क्योंकि ये अल्लाह पाक की बंदगी, उसके ज़िक्र और कुरान पाक की तिलावत का मकाम है। जिस तरह इंसानों का नसीब होता है, उसी तरह ज़मीन के टुकड़ों का भी नसीब होता है। हर ज़मीन के टुकड़े का मुकद्दर अल्लाह का घर बनना नहीं है। अल्लाह पाक ज़मीन के जिस हिस्से को चाहता है अपना घर बनाने के लिए चुन लेता है, और वो ज़मीन का टुकड़ा इज़्ज़त, शर्फ और अजमत हासिल कर लेता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 36 लाख मसाजिद मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा मस्जिदें रखने वाले ममालिक में पाकिस्तान का चौथा नंबर है। पाकिस्तान में कई तारीखी अहमियत की हामिल मसाजिद हैं, जिनमें से एक मस्जिद ज़िला रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद के मगरिब में भोंग नामी कस्बे में मौजूद है। भोंग मस्जिद की तामीर का आगाज़ 1932 में रईस गाजी मोहम्मद ने किया, जिसकी तकमील में 50 साल लगे। और रिवायत यह है कि इस मस्जिद का कोई बाकायदा नक्शा नहीं बनाया गया, बल्कि एक खाका रईस गाजी मोहम्मद के जहन में था, और रईस गाजी मोहम्मद जब बैरून मुल्क जाते तो वहाँ से मसाजिद का जो भी डिज़ाइन पसंद करके लाते, उसी के मुताबिक मस्जिद में तब्दीली करवा देते। बिल्कुल। और 1950 में जब सेम ने मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो मरकजी इमारत को शहीद करके 20 फीट बुलंद एक चबूतरा बनाकर मस्जिद की तामीर नए सिरे से शुरू की गई। तामीर के लिए इटली, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रिया से संगे मरमर, संगे सुर्ख, संगे खारा, संगे सुरमई और संगे स्याह मंगवाए गए। इन पत्थरों को काटने और तराशने, टाइलों पर फूल बनाने, मीनाकारी और खत्ताती करने, संदल की लकड़ी पर बारीक और नफीस काम करने, गुलकारी करने और सोने के फूल बनाने वाले हज़ारों कारीगर जो हैं वो कराची, राजस्थान और बरसगीर के दीगर हिस्सों से बुलवाए गए थे। और ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, हम देख भी सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन्स पर, और खूबसूरत तरीन ये काम किया गया इसके ऊपर, और बड़े दिल से बनाई गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले जो थे उन्होंने एक दफ़ा जहाँ से दुनिया भर से जो भी मस्जिद का स्टाइल, नक्शा उनको पसंद आता था, वो यहाँ पर लाकर उसको उस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। यकीनन अब हमारे नाजरीन जब अगला विजिट प्लान करेंगे तो वो भोंग मस्जिद का करेंगे। और अब हम चूँकि प्रोग्राम हमारा इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, तो इस हवाले से एक मुस्बत बात आप तक पहुँचाते हैं, और वो ये है कि जी मुस्बत सोच ही कामयाबी की सीढ़ी है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को सोचने, समझने और महसूस करने की सलाहियतों से नवाजा है। अगर इन सलाहियतों का बर वक्त और सही इस्तेमाल किया जाए तो कामयाबी इंसान का मुकद्दर हो सकती है। और अगर देखा जाए तो ज़िंदगी का हर मंजर सोच से ही जन्म लेता है, चाहे वो मुस्बत सोच हो या मनफी सोच। और मनफी सोच की अगर बात की जाए तो उसका ताल्लुक जो है वो शिकस्त, नाकामी, नाउमीदी, गुस्सा और बदमिजाजी, मायूसी और दूसरों को नीचा दिखाने की ख्वाहिश का नतीजा होती है। मनफी सोच रखने वाले इंसान ये समझते हैं कि हर शख्स इन्हें धोखा दे रहा है और हर शख्स इनके बारे में गलत बोल रहा है, ना खुद कुछ अच्छा करते हैं ना किसी को अच्छा करते हुए देख सकते हैं, और अगर कोई शख्स कामयाब हो रहा हो तो उसके बारे में भी बातें करते हैं। और इसके बरक्स अच्छी सोच वाला शख्स ऐसा ख़जाना है जिससे मतलब इसको कहा जाता है कि ये वो मिट्टी है जो सोना बनाती है, सोने जैसी मिट्टी। अच्छी सोच अगर आपकी है तो आप मिट्टी को भी सोना बना देते हैं, और आप ना सिर्फ अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, और फिर आप जैसी सोच रखते हैं आप वैसे ही अट्रैक्ट भी करते हैं, वैसी एनर्जी भी अट्रैक्ट। याद आई है कि कोट है कि अगर आप मतलब आप ऐसा बने कि आप फूल की तरह बने, कि अगर कोई शख्स आपको अपने हाथ में पकड़े तो कितनी देर तक खुशबू रहे, और बुरा जो शख्स है वो कोयले की मानद है कि जब अगर आप एक दफ़ा आपके हाथ पे लग गया तो वो दाग छोड़ कर जाएगा। तो जी आई एम श्योर कि आज का हमारा जो मैसेज है वो भी आपको पसंद आया होगा, हमारा आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है इस वीकेंड पे, और बिलखसूस स्मोक से बचना है। हम आपको नेक्स्ट वीक ज्वाइन करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।